हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल NCERT मंथन में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक पिक्चर दी गई है आपको। ठीक है, इसमें आपको कुछ नोन चेहरे दिखेंगे जिन्हें आप जानते होंगे। तो जिन जिन को आप जानते होंगे, कोई दिख रहा होगा ऐसा नोन पर्सन, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम अब इस ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पढ़ने पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला अध्याय है भारतीय संविधान, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है अपने इंडिया का। ठीक है, क्या पढ़ना है? हमारा जो संविधान है उसे पढ़ना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये NCERT से एडवांस लेवल तक की हम क्लास करेंगे, जो आपके आंसर्स को बहुत अच्छा बनाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय में हमें पढ़ना है कि हम फुटबॉल के खेल की से बात शुरू की गई है, यानी जो फुटबॉल गेम है हमें यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे ये पेश किया गया है। देखिए, आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा। बिल्कुल, बहुत सुना है सभी ने। आजकल तो सबके फेवरेट, आजकल लोग जो है फुटबॉल देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो जैसा कि इनके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल एक नियम है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जा सकता। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेल के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग-अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग-अलग समाजों के बीच फ़र्क का पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग-अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के ज़रिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि यहाँ पे जो है खेल से कंपेयर क्यों किया है। देखो, हर जो गेम होता है, ठीक है, उसके अपने अपने नियम होते हैं। उसी प्रकार से जो सोसाइटी है, हमारे जो समाज है, ठीक है, वह उसमें भी क्या है, एक नियम लागू होंगे। उन नियमों के ज़रिए हम जो चलते हैं और अपने देश में हम नियमों और कायदों से रह पाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि ये लिखित रूप में भी होता है, हमें समाज के फ़र्क के रूप में भी यहाँ पता चलता है। ठीक है, और कुछ नियम होते हैं, ये तो हमको पता ही चल गया। समाज का जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके बारे में हमें फ़र्क का पता चलता है। मैं इसे बहुत अच्छे उदाहरण से आपको एक समझाना चाहूँगी। मान लो ये हम जो है एक बनाते हैं, आपको एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मान लो ये एक जगह है ए और ये एक जगह है बी, ए और बी। ठीक है, ए वाले जो कॉलम है, ए वाला जो सर्कल है, उसमें कोई जो नियम कायदे बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। तो क्या वो जो ए वाला देश है, ठीक है, वहाँ पे जो ढांचा है वो मजबूत हो पाएगा, देश विकसित हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और जो बी वाला है, बी वाली कंट्री है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि नियम है, कायदे हैं एवं रीजनल रिस्ट्रिक्शन है।
युक्ति युक्त प्रतिबंधन भी है, बताऊंगी क्या होता है वो। ठीक है, तो वहाँ पे जो है नियमों से सारा कुछ चल रहा है, तो वो देश जो है विकसित देश बन पाएगा, विकास की राह पे चल पाएगा, क्योंकि जो वहाँ के नागरिक हैं वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इनकम हो रही है देश में। तो किसकी वजह से? नियम और कायदों की वजह से। जहाँ पे नियम कायदे नहीं है वो समाज नहीं हो सकता, एक फलीभूत समाज नहीं कहला सकता है। तो इसीलिए हमको संविधान की आवश्यकता पड़ी। हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे विशालकाय संविधान हमें माना जाता है। ठीक है, इसे इतना नहीं देखना है, ये बस है कि क्लास 7th और 6th में जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्यक्रम हम भारतीय संविधान की चर्चा हमने कर चुके हैं। इस किताबों को पढ़ के क्या सभी के सवाल भीतर पैदा हुए कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की संविधान कैसे लिखा गया होगा, उसे किसने लिखा होगा? तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने की बारी आ जाती है, तो हमें यही पढ़ना है। देखिए, किसी देश के संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे देश को जो है संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये संविधान सभा है और यहाँ पर है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे खड़े हुए दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रारूप तय बना रहे हैं। देखो, कोई भी चीज़ को जब हम कोई बुक लिखते हो मानो, तो या फिर आप कोई आंसर लिखते हो, कोई उत्तर लिखते हो, तो उसका स्ट्रक्चर होता है ना कि आप पैराग्राफ में लिखोगे या उसको पॉइंट वाइज लिखोगे, बिंदुओं में स्पष्ट करोगे, अंतर में स्पष्ट करोगे, तो फिर ये आपकी मर्जी होती है। उसी प्रकार से संविधान में भी नियमों कायदों को लिखने के लिए कौन सा फॉर्मेट, कौन सा प्रारूप तय किया जाए, उसी पे यहाँ पे चर्चा हो रही है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। ठीक है, तो 1934 से ही इसकी मांग, मतलब आज़ादी से पहले से ही इसकी मांग जो है चर्चा में हो गई थी। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा, यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1935 से लेकर 45 तक। ठीक है, अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। 1934 से 1934 से इसकी मांग शुरू हो गई थी और दिसंबर 1946 में क्या बन गया था? आपका संविधान सभा बन गया था। ठीक है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा जो है स्वतंत्र रूप से क्या हो गई थी? बन गई थी। क्या बन गई थी? स्वतंत्र। भारत के लिए एक नए संविधान का जो प्रारूप था वो यहाँ पे तय हो गया था। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत, तो ज़्यादा हो गए, भारतीयों को आखिरकार अपनी नियत एवं भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इस अध्याय में पढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे चित्र दिया होगा जिसमें, जहाँ मैंने कहा ना कि वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा को क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है और अलिखित संविधान है इंग्लैंड के पास। इंग्लैंड के पास लिखित रूप से कोई संविधान मौजूद नहीं है और भारत का कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उसके पास संविधान ज़रूर होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान ना हो, ठीक है, जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यानी ज़रूरी नहीं जिनका अपना संविधान है वो लोकतांत्रिक देश ही हो। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, अब यहाँ से जो है आपका आंसर बनना शुरू हो जाएगा, तो इसे ध्यान से सुनना है। पहला है, फर्स्ट है, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान की बताता है कि हमारे समाज का जो मूलभूत स्वरूप है वो क्या होगा। देश के जो अंदर, देश के भीतर आमतौर पे कई समुदाय रहते हैं। देखो, इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कंट्री है, मतलब विविधतापूर्ण देश है भारत, जिसमें अलग अलग प्रकार, धर्म के लोग, जाति के लोग, समुदाय के लोग, जनजाति, जाति के लोग
रहते हैं, फिर भी वो एकीकृत रूप से एक साथ कैसे रह पाते हैं? क्योंकि हमारा जो संविधान है इतना मजबूत से उसको बनाया गया है कि देश के अंदर जो है जो विद्रोह पनपता है, ऐसे जो द्वेष की भावना है वो आती ही नहीं है। सब मिलजुल के रहते हैं आपस में, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। वरना एक कंट्री जहाँ पे इतने सारे विविधतापूर्ण हैं, उसे समेटे रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी आप चीज़ों को अभी के टाइम पे नज़रअंदाज करिए, लेकिन उस समय अभी भी जो है हम सब साथ साथ रहते हैं। सभी देश के नागरिक कहलाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सभी लोग देश के नागरिक हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती से हमारा संविधान बना है कि इतने सारे लोग जो हैं एक कंट्री में समय, और आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी एक साथ रह रही है। फिर तो ये सोचने वाली बात हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। देखिए, वह सारे मुद्दे जो एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोगों अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। देखो, संविधान जो है एक नियमों का एक ऐसा समूह होता है। ये हो सकता है कि आ जाए कि संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान जो है एक नियमों का संग्रह होता है या समूह होता है जो एक देश को सुचारू रूप से एक पद्धति के तहत चलाने के लिए ज़रूरी हो जाता है। उसे संविधान कहा जा सकता है। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। देखिए, सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उस आदर्श को भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो सरकार है, सरकार का आदर्श क्या होगा, सरकार का विकसित रूप क्या होगा, वह किस प्रकार देश की रक्षा करेगा, ये सब कुछ हमें संविधान में देखने को मिलता है। यानी राज्यों का संघ, जो भी चीज़ें आप देखते हो, आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उद्देशिका पढ़ोगे बाद में। उद्देशिका में मतलब एक संविधान का जो है मिनी स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। तो देखिए, ये नेपाल में जो लोकतंत्र के लिए की गई संघर्ष, नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष हो रहा है 1990 की बात है, ठीक है। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। इसमें कहा जा रहा है कि नेपाल में जो है लोकतंत्र नहीं था, मतलब 1990 से पहले स्थापित। तो 1990 में जब ये संघर्ष हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002, देखिए 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों में अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, ठीक है। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्रीय समझौता पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र, अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य हमके चित्रों में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अभी तक आपने क्या समझा? यही तो समझा कि 1990 में जो है जो जन संघर्ष हो रहा था नेपाल में, कहानी की तरह समझो। एक बार की बात है, नेपाल में 1990 में राजा ज्ञानेंद्र जो थे, राजा ज्ञानेंद्र नेपाल के, उन्होंने माओवादियों के माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का जो बहाना लगाकर सभी चीज़ें, राजस्व वगैरह अपने ही उसमें ले लिया, सब कुछ अपने अंडर में। फिर ये जब बढ़ता गया
तो 2005 में राजा ने पूरी तरह तो भागदौड़ ले ली, फिर लेकिन नवंबर 2005 में क्या हुआ कि माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्रीय समझौता पे दस्तखत कर लिए और इस समझौते के अंतर्गत लोकतंत्र की स्थापना को मंजूरी देते हुए जो है कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे रखी गई। फिर 2006 में क्या हुआ, अप्रैल 2006 के आखिर तक तृतीय संसद बाहर कर दिया राजा ज्ञानेंद्र को और बस वही राजतंत्र जो है वहाँ ख़त्म होके 2008 में लोकतंत्र बन गया। ठीक है, तो 12 साल की जर्नी रही है पूरी। अब देखो इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, जो परिस्थिति हमको यहाँ दिखाई दे रही है दो घटनाओं के बारे में, उसे देखना है हमें। देखिए, दोनों घटनाओं भारत की उत्तरी सीमा पे स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह था कि कुछ समय पहले तक नेपाल में राजतंत्र था जहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई और नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वह पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लोग चाहते थे, जिसके लिए लड़ते रहे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल की राजतंत्र की जगह लोकतंत्र की शासन व्यवस्था चलने के कारण उसके सारे नियम बदलने होंगे ताकि नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ठीक है, हमको वो दिखाई दिया अभी चित्र में। संविधान का दूसरा उद्देश्य है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया है कि देश के शासन की समस्त बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ जो फैसला की प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वह सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के उस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रपट में आपको चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। देखो, सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौका का फ़ायदा उठाया और अनिल को तंग करने लगता है। ठीक है, सुरेश जो है अनिल को तंग करने का। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ, लेकिन मैंने किया क्या? श्रीमती राव पर लौटने पर, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचा कर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लोग अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी अनिल की, फिर भी मैडम ने मॉनिटर पे विश्वास कर लिया। तो मॉनिटर ने क्या क्या किया, अपनी शक्ति का क्या किया, यहाँ पे दुरुपयोग किया, मिसयूज़ किया।
लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। बिल्कुल, जैसे हमने वहाँ पर मॉनिटर का एग्ज़ाम लिया था कि कैसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते, वैसे ही जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अपनी शक्तियों को क्या कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है, यानी कि सब लोग समान हैं। हमारा संविधान कहता है धर्म, नस्ल, ये याद करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। समानता का अधिकार के अंतर्गत है, ठीक है। मौलिक अधिकार का पहला अधिकार है समानता, जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। तो उसमें कहा है कि हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक को क्या कौन कौन सा है, पहला है धर्म, दूसरा है नस्ल, तीसरा है जाति, लिंग और पांचवा है जन्म स्थान। यानी धर्म, नस्ल, लिंग, जाति और जन्म स्थान, ठीक है। इसके बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, मतलब कोई भी वहाँ पे क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता कि आप इस धर्म के हो तो उधर जाओ इधर जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम एक बिल्कुल विविधीकरण देश में रहते हैं, बहुत सारे डाइवर्स कंट्री में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको समान न माने। हमें इस देश में रहने के लिए सबको समान मानना होगा, ये संविधान में लिखा गया है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ये देखो आगे की कहानी। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों के हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। हाँ, हम जीत गए। यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा थी। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। तो सेकंड वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है ना कि लड़का और लड़के के बीच कंपटीशन करवाया गया, लेकिन उस प्रतियोगिता में लड़के जीत गए क्योंकि उनकी जो संख्या थी ज़्यादा थी, ठीक है। इस तरह अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिसमें अल्पसंख्यक की सहमति नहीं होती। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, उनका नुकसान होता है, जैसा कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है। बहुमत की निरंकुशता, ठीक है, का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यक को किसी चीज़ से वंचित ना किया जाए, ठीक है। जो संख्या में कम है उनको क्या करना है, संख्या में वंचित नहीं, मतलब ऐसी चीज़ों से वंचित नहीं करना जो बहुसंख्यक के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना है, रोकना है। संविधान का जो इम्पोर्टेंट है, यह दबदबा एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसमें अंतर समुदाय इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या कि फिर एक समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जैसे अंतः समुदाय इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, ठीक है। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसी समझने के लिए नीचे चित्रकथा पट को देखिए। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। शबनम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन मेरी कल परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा टीवी देखने का मन ज़रूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही कि अगर आज रात को कोई फिर टीवी ना देखे तो तब शायद मेरा भी मन भी ललचाएगा।
संविधान हमें ऐसे मतलब अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उस आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिन्हें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ही विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी भी तानाशाही को शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन को जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर तक तानाशाही शासन उसके सारे हितों को तहस नहस कर सकते हैं। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना इस तरह के उन्माद से बचाता है, ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिसके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा को आप समझ जाएंगे संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के वहाँ के लोग का एक नया संविधान अपनाया। मूलभूत नियम ये ऐसे हैं जिनके पता चलता है कि किस तरह से शासन व्यवस्था को रहना चाहिए। सुरेश अपनी सहपाठी ये जो अपने चित्रपट कथा पढ़ी ना उसी का लिखना है आपको तालिका, ठीक है। तो हम इसको करेंगे अभी, पहले हम पढ़ लेते हैं। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु में कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान, पहले ये वाले कॉलम है, देखिए ये इंदिरा गांधी है वो, ये देखिए। संविधान के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई, सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र में मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। यहाँ पर है, ये इंदिरा गांधी है, पता नहीं, लग तो वैसे ही रही है पर नहीं होंगी क्योंकि संविधान सभा में उस समय इंदिरा गांधी नहीं थी। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ठीक है, जिन नियमों को मानना पड़ता था वह उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासक ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को, अभी हम एक रीडिंग कर लेते हैं, मैं बिल्कुल एक पेज में समझा दूंगी, बिल्कुल अच्छे से देखिए। लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान मानना चाहिए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाएगा और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे। यह काम किसी एक आदमी के वश में नहीं था। इसमें लगभग 300 लोग का योगदान दिया। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। ये वाला पढ़ लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों के संविधान के एक महानायक करके एक सीरियल आता था, कुछ साल पहले ही आया था और बहुत अच्छा सीरियल था। अगर आपको भीमराव अम्बेडकर की जीवनी के बारे में बहुत अच्छे से गहराई से जानना है तो आप उस सीरियल को दे सकते हैं। एक महानायक करके था, यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल है वो। बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। बिल्कुल, इन्होंने प्रारूप भी बनाए थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है तो भीमराव अम्बेडकर को ही माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलेगी, यानी कि SC शेड्यूल कास्ट। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती क्योंकि इन कानून को संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसीलिए अनुसूचित जातियों का आह्वान किया कि सरकार के अलावा लोक सेवाओं को भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। संविधान सभा की इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो एक भाषा थी, ठीक है,
लैंग्वेज भी नहीं थी, एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति, यानी कि लैंग्वेज, रीजनल और रिलीजियन और कल्चर, ठीक है, ये था ही नहीं। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश में भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक यानी सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो चुकी थी, भयानक हो चुकी थी। संविधान सभा के सदस्यों, जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, के सामने सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उनमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख है। इन बातों से पढ़ के विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व के संबंध में चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनमें इन दस्तावेजों की बातें जूझ रही हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक सामाजिक बनाने के लिए उद्देश्यों को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। देखो, फेडरलिज्म, संघवाद क्या है? संघवाद, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पे भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपके राज्य सरकार के कामकाज को देखा जा सकता है। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किस समुदाय कौन से स्तर के किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही संविधान में भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें भी संविधान में अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। संसदीय शासन पद्धति, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब शुरू में कांता की कहानी दी गई है जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत के संविधान अपने सभी वयस्कों को नागरिक को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इसमें न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग, औरत, मर्द और के फर्क पर आधारित ऊंच नीच को बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति को खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे भी हो क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक में दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर जब संविधान सभा की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य ए के अय्यर ने कहा कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरा आस्था, घोतक और इस आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी की कुशल क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा को बेहतर जीवन स्थिति में प्रोत्साहन देगी। ऑस्टिन जी 1960 द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्न स्टोन ऑफ अ नेशन, कैलेंडर प्रेस, ऑक्सफोर्ड। नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया है कि लोग अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए के अय्यर जो है संविधान सभा के सदस्य ही थे। आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का घोतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार की लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय होगी, जीवन स्तर और बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब
संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों में प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई है, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत के संविधान अपने सभी वैसे नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभी सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, ये तो पढ़ लिया है हमने, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने योग्य बना दिया है। ठीक है, तो वयस्क मतलब कि वोट डालना, 18 साल है अभी उम्र वोट डालने की न्यूनतम, तो जो भी 18 साल का हो जाता है वो उसे वोट देने का अधिकार है। मतलब इसमें क्या करते हैं ना कि जो फ़र्क होते हैं, अंतर होता है एक दूसरे में, वो समाप्त हो जाए, क्योंकि सभी एक लाइन में खड़े होते हैं, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, या फिर औरत है, मर्द है, सभी वर्ग है, जाति है, सभी जो है ऊंच नीच की भावना है वहाँ समाप्त हो जाती है, क्योंकि सभी एक समान रूप से खड़े होते हैं। वैसे समझाऊंगी एक पेज में, अभी ध्यान से मतलब रीडिंग करनी है। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू और शासन चलाने का काम करते हैं। विधायिका क्या कर रही है? निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका जो है कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका न्याय की व्यवस्था करती है, जिसके बारे में हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्व की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया, जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसा राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पे हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का हिस्सा है। राज्य का मतलब है सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाती है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर के इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो जो उस अधिकार के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियों बनाते हुए सिद्धांतों का मार्गदर्शन के रूप में हमेशा सामने रख सके। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप इस बात पे समझ लगेगी कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय करता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और प्रतिनिधियों के जरिए साकार कर सकते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदले उसी और उसमें खेल भी बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों में संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहाँ लोकतंत्र बनाने के लिए ज़रूरत के साथ ही एक नया संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई है।
ऊपर हमने संविधान सभा के जिन आयामों का जिक्र किया है वह कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझाने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बारे में अध्यायों और अगली कक्षाओं में हम और भी अच्छे से देखेंगे। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने अपनी आखिरी बैठक संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे थे। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं और दूसरे चित्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जय राम दास दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? श्री जय राम दास दौलत राम। और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, तथा उसके बाद श्री जगजीवन श्रम मंत्री में खड़े हैं। यहाँ पे दिख रहे होंगे ये सब। ये राजकुमारी अमृता कौर होगी जो दुपट्टा लिए ओढ़ी होगी ना। अभी ये वाला कॉलम पढ़ेंगे, लेकिन हमने पढ़ा क्या क्या अभी वो देख लेते हैं। चलिए, ये एक पेज में समझाना बहुत उचित रूप में लगता है मुझे लास्ट में। देखिए क्या हो रहा है। हमने संविधान के बारे में पढ़ा। ओके, संविधान क्या है? नियमों का संग्रह है जो लिखित रूप में है। ठीक है, भारतीय संविधान की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कहीं का लिखित भी नहीं होता है। तो नियमों का संग्रह जो लिखित रूप में है भारत में, तथा ऐसी पद्धति जो सभी को एक सुचारू रूप से जीवन जीने, एक गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। ठीक है, चलिए और भी हमने चीज़ें देखी, जैसे भारतीय संविधान के जनक, ठीक है, या जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये देखा हमने। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं, जैसे आपको यहाँ पे से समझाते हैं एक एक पेज करके। अब जब सबसे पहले हमने जो है खेल से उसकी तुलना करी। ठीक है, खेल से हमने तुलना कर ली कि जैसे फुटबॉल में या किसी भी खेल में कोई नियम होते हैं, उसी प्रकार जो है देश में भी कुछ नियम होते हैं। सीधा सा मतलब था। जो किसी देश का जो संविधान है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे क्या होता है ना कि समस्त नागरिकों को अपने देश में जो है इच्छा और सपनों के आधार पे एक दूसरे को सूत्रबद्ध करके वो नियमों में चलते हैं। ठीक है, 1934 से ही संविधान की मांग खड़ी उठ रही थी और कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार की। दिसंबर 1946 में संविधान जो है का गठन हो गया था और 1949 तक 1949 तक ही चला। ठीक है, फिर हमने नेपाल क्या देखा कि नेपाल में कैसे राजा ज्ञानेंद्र जी ने क्या किया था, अपने सभी बागडोर ले ली थी नेपाल के बारे में। तो समझ सकते हैं जो थी राजा के पास थी और मंत्रिपरिषद के पास, जनता के पास कोई ताकत ही नहीं थी। लेकिन 2008 आते आते वहाँ पे 12 साल की जो संघर्ष था, अंत में 2008 में लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र जो है जनता के हित में बनाना था, तो जनता को लगा कि लोकतंत्र होना ही चाहिए देश में। ठीक है, फिर राज्य व्यवस्था देखी किस प्रकार से होती है, और यहाँ पे एक चित्रपट कथा पड़ी, कैसे वो मॉनिटर जो है दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देता है, आरोप लगाता है कि ये तंग कर रहा था, बात नहीं मानी। जब तक हम जड़ तक नहीं पहुँचेंगे हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, और संविधान लोकतंत्र समाज में पाए संविधान के ऐसे नियम हैं जो राजनेताओं के हाथ में दुरुपयोग करने के लिए भी कुछ नियमों को बताते कि हम पे कोई इसका दबदबा नहीं पड़े। ठीक है, देखिए मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। तो ये कुछ परिस्थितियां दी गई हैं जब यह ठोस तकनीक कारणों से अपने मंत्रालय किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है।
ठीक है। तो इन परिस्थितियों के माध्यम से दोषी किसे कहा जा सकता है, ऐसा वाला है। फिर यहाँ पे संख्या कम थी, हमने अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ा यहाँ पे कि लड़कियों की संख्या यहाँ कम थी चित्रपट कथा में, तो वो जीत गए लड़के। तो इसी प्रकार से जो है समाज में भी अल्पसंख्यकों के जो हितों के लिए भी सोचना था, संविधान में उनके लिए भी बनाना था। इवन अल्पसंख्यक ने समुदाय या फिर इंट्रा कम्युनिटी, इंटर कम्युनिटी, यानी अंतर समुदाय में भी और अंतः समुदाय में भी। इसको समझा देते हैं कि अंतर समुदाय क्या होता है। देखो क्या होता है ना कि एक समुदाय है और दूसरा समुदाय अपने आप को ज़्यादा उच्च मानता है, तो वो इंटर कम्युनिटी होगी, यानी वो अपना दबदबा स्थापित कर रहे हैं। और इंट्रा वो होगी कि समुदाय के जिस समुदाय का उसके अंदर भी एक समुदाय होना, मतलब समुदाय में जो है उसमें भी ऊपर नीचे होना, तो इंट्रा हो गया। ठीक है, एक समुदाय है और दूसरा समुदाय है, एक समुदाय बड़ा है एक समुदाय छोटा है, तो वो इंटर हो गया। और एक ही समुदाय है उसके अंदर भी छोटा बड़ा अगर मतभेद हो रहा है, तो वो इंट्रा कम्युनिटी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है यहाँ परीक्षा वाली बात आ रही थी कि उसे 2 अध्याय में लगा टीवी देखने का मन था। ठीक है, तो उसने नहीं देखा तो एग्ज़ाम में पास हो नहीं था उसे। तो इसी प्रकार से हमने भी क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि चीज़ों को जो है दुरुस्त करना आवश्यक है, हमें छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़, हितों को हमें हमेशा ऊपर रखना है अपने। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने नया संविधान अपनाया। मूलभूत नियम क्या था, ये ऐसे आदर्श हैं जिसमें पता चलता है कि हम किस तरह से शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। तो ये नेपाल की जनता की थी। सुरेश अपने सहपाठी अनिल की बेवजह परेशान कर रहा था। मूलभूत नियम क्या होना चाहिए वहाँ पे, मूलभूत नियम ये होना चाहिए कि हमेशा कोई भी जो परिस्थिति है उसकी जड़ तक हमें जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या, लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या है, क्या अल्पसंख्यकों के नियमों की जो है हमको हमेशा उनके हितों को भी ऊपर रखना चाहिए। चौथी परिस्थिति से शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फैसला किया, जो कि मतलब उसने अपने हितों को सबसे ऊपर रखा। तो हमेशा जो है जनता के हितों को भी हमें अपने सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, एक बार लेकिन मैं इसको फिर संविधान हमें एक ऐसे फैसले लेने से रोकता है जो बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है। ठीक है, यानी हमें हमेशा वही फैसले लेने हैं जिससे जनता को नुकसान ना हो, दलगत राजनीति ना हो, हमेशा हम जनता की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करें। ठीक है, फिर हमने भारतीय संविधान के जो मुख्य लक्षण देखे। ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि इसमें 300 लोगों से योगदान दिया जो 1946 में गठित की संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, 300 लोग थे 1946 के। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान की बैठक होती रही। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया कि संविधान के जनक है। उन्होंने हमेशा यही माना कि जो शेड्यूल्ड कम्युनिटी है यानी कि अनुसूचित जाति है, संविधान बनने के बाद भी उनका जो है शोषण हो सकता है। तो हमेशा वो बोलते थे कि जो है आप हमेशा लोक सेवाओं में बढ़ चढ़ के यहाँ पे शामिल होना चाहिए आपको। ठीक है, तो संविधान को बहुत अच्छे से बनाया गया था क्योंकि एक भाषा नहीं, एक धर्म के लोग भी नहीं, विविधीकरण बहुत ज़्यादा, डाइवर्सिफाइड कंट्री थी हमारी, तो बहुत सोच समझ के हमारा संविधान बनाया गया है। देखिए संघवाद क्या होता है, संघवाद फेडरलिज्म जहाँ पे एक से ज़्यादा सरकार होती है। हमारा देश ही देख लीजिए, कांग्रेस है, बीजेपी है, और भी कई प्रकार, तृणमूल कांग्रेस है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में भी राज्य सरकार मतलब राज्य पार्टी भी मौजूद है। आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, तो आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो संघवाद कहलाता है। फिर संसदीय क्या है, संसद शासन प्रणाली। यहाँ पे क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो संसद में क्या हो रहा है कि सरकार सभी स्तरों पे मतलब संसद में सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। ठीक है, वोटों का अधिकार यहाँ पे हमको देखने पड़ा कि कोई भी ऊंच नीची भावना नहीं, धर्म का कुछ नहीं, सब एक लाइन में एक कतार में सम्मान पूर्वक वोट डालने यहाँ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है ये हम बताना चाहते हैं आपको। शक्तियों का बंटवारा, हालांकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है तो अच्छी बात है। देखो ये है एक ट्रायंगल 1 और 2। ठीक है, जो पहला ट्रायंगल है यहाँ है पंचायती राज, क्या है, पंचायत। तो दूसरा ट्रायंगल वो है राज्य सरकार, और तीसरा है
केंद्र सरकार। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार है यहाँ पे ये सबसे उच्च है, फिर ये नीचे, मतलब हमें लेयर्स में मिलने को दिखेंगी। जो सरकारें हैं वो लेयर्स में चल रही हैं, और ये जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला जो सिस्टम चल रहा है ना, ये पूरे भारत को एक समेत कंट्रोल करे, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा जो है हर राज्य में देख रेख नहीं कर सकता। वहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों को हमें बनाना पड़ेगा। किस राज्य में कैसी प्रॉब्लम है ये राज्य सरकार देखेगी, किस गाँव में कैसी प्रॉब्लम है ये पंचायती, किस जिले में कैसी प्रॉब्लम है ये सब पंचायती राज के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हर चीज़ को हमको यहाँ पे देखना है। तो यही है आपका शक्तियों का बंटवारा। कैसे शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। और एक लेयर और होती है जो आप अभी पढ़ेंगे, एक और बताते हैं हम आपको। देखो, एक होती है विधायिका। क्या होती है? विधायिका। एक अच्छे से बना देते हैं ताकि समझ आ जाए। ये देखो, विधायिका क्या होती है? विधायिका। दूसरी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका। और तीसरी होती है न्यायपालिका। ठीक है, समझ जाइएगा, न्यायपालिका। तो विधायिका कानून बनाती है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, और न्यायपालिका न्यायालयों की व्यवस्था करती है या न्याय देने का कार्य करती है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी अगर कोई कानून में संशोधन करना है या कानून को खारिज करना है तो कार्यपालिका उसके लिए है। ठीक है, और विधायिका उन कानूनों को देखती है, बनाती है, नए नए कानूनों को लाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखती है कि कोई भी ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, हमेशा सीमित करती है। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका, विधायिका कार्यपालिका, दोनों एक दूसरे को दबदबा बनाए रखते हैं समान रूप से। ठीक है, शक्तियों के बंटवारा भी समझा दिया मैंने। ठीक हो गया। देखो, यहाँ राज्य शब्द आता है तो हमने पढ़ा राज्य शब्द से यहाँ सरकार नहीं है। राज्य शब्द बहुत सर्वोच्च ता का वर्ड है। इसके अंदर जो है, क्योंकि सरकार बदलती भी है, जाती भी है, आती भी है नई नई सरकारें। ठीक है, तो संप्रभु लोगों का, ठीक है, राज्य को आप देश मान सकते हैं अभी यहाँ पे, जो संप्रभु है। संप्रभु माने जहाँ पे एक निश्चित भूभाग है। संप्रभु यहाँ पे बता देती हूँ उसका मतलब, ये वर्ड है संप्रभु। संप्रभु का मतलब जहाँ एक निश्चित भूभाग है। क्या है? एक निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग माने कि ज़मीन है, हम एक ज़मीन के टुकड़े में ही तो रह रहे हैं हम भी, और जनसंख्या है यानी लोग हैं। ठीक है, निश्चित जनसंख्या है, लोग हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर है मौलिक अधिकार। देखो, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जो हमको अधिकार देते हैं, और नीति निषेध तत्व DPSP भी होते हैं, जो कि लागू करना ना करना नीति निषेध तत्वों को वो राज्य सरकार पर निर्भर करती है, क्योंकि उनके पास जितना फंड होगा उतने अनुसार ही अपने राज्य का जो संचालन कर पाएंगे। ठीक है, फिर धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता वो होती है जहाँ पर धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होता है, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ पे धर्म में रिस्ट्रिक्शन या धर्म में वो हस्तक्षेप सिर्फ एक रीजनेबल तौर पे कर सकते। कैसे? कावड़ यात्रा निकल रही है अभी, तो उनका ध्यान रखना, रास्तों में पानी देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो कर रही है अपना काम। ठीक है, तो वो देखती है सभी धर्मों में कि हाँ, वहाँ पर उनको कितनी ज़रूरत है। ठीक है, और अगर किसी धर्म में कोई कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं गलत हो रहा हो तो उसको वो करते कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वो हस्तक्षेप भी कर लेती है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो जनता के लिए ज़रूरी है। अब भारतीय संविधान के उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार हैं, जैसे कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका मतलब है कि सभी लोग देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करती है। इस अधिकार में यह भी कहा कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्या क्या है? धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, और क्या क्या है यहाँ पे? और भी चीज़ें थी, धर्म है, जाति है, लिंग है। एक हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी ऊपर। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, एक और थी मूल वंश था। मूल वंश
चौथा पांचवा मूलवंश के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो और सार्वजनिक स्थानों, होटल, दुकान इत्यादि में भी आप ये नहीं जता सकते कि आप हमें दुकान में नहीं आ सकते। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में इसी किताब में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंदर अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता है, यानी आपको बोलने का अधिकार है, पर ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो। गरिमापूर्ण बोलना है आपको बहुत अच्छे से, जो कि विवादास्पद ना हो, जिससे सभी लोग सहमत हों। व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मजदूरी नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, यानी आप धर्म का प्रसार करो, कोई भी धर्म अपनाओ, अब स्वतंत्र हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार, संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, जैसे मदरसे हो गए, संस्कृत कोई विद्यालय हो गया, तो आप खोल सकते हैं। ठीक है, और जोसेफ स्कूल्स हो गए, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल जिसे बोलते हैं आप। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, यानी इन 5 अधिकारों में से जिसका भी उल्लंघन हुआ हो, आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता भी समझा दिया। और ये बात याद रख लेना, कौन कौन था। कृषि मंत्री कौन थे? जयराम दास दौलत राम खाद्य कृषि मंत्री थे। राजकुमार अमृतकर स्वास्थ्य मंत्री थी। जॉन मथाई वित्त मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, जगजीवन श्रम मंत्री थे। ठीक है, ये देखिए, अब तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, एक बार यहाँ पे कुछ शब्द संकलन पढ़ लेते हैं। मनमानापन, जब कुछ किसी भी व्यक्ति के फैसलों को पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहते हैं। यहाँ नियम तय नहीं किए जाते, यहाँ फैसलों का कोई अधिकार नहीं है, उसे मनमाना कहा जा सकता है। आदर्श, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ। इस आंदोलन में हजारों जो औरतें थी, आदमी थे, ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष के इतिहास में पाठ्य इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह समझेंगे। पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, इसका आशय कि ऐसे समाज जिसकी राजनीतिक संरचना, बुनियादी ढांचा कैसा है, भारतीय लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। संप्रभु, इस अध्याय के संदर्भ में संप्रभु स्वतंत्र जनता को कहा जाता है। मानव व्यापार, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों को गैरकानूनी खरीद बिक्री अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और उसके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों को गैरकानूनी खरीद फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। निरकुंठता, इसका मतलब अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है, यानी दबदबा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, कोई भी एक चीज़ें नहीं छोड़ी, लाइन पे लाइन पढ़ाई है बहुत अच्छे से, तो आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।